मैं हर एक को ये कहूंगा कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई नॉलेज है किसी भी डोमेन के अंदर और आप किसी दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, तो प्लीज शेयर योर नॉलेज। दूर से ना ख्वाब देख कर आते हैं, और एजेंट स्पेशली, कि ऐसे इस तरीके के ख्वाब दिखाते हैं कि बहुत सस्ता है, ये है वो है, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो लोग बहुत अपने बिजनेस अपनी चीज़ें बेच के और मुख्तलिफ चीज़ें करके यहाँ तक आने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं फिर यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलता है उनको। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मैसेजेस के ऊपर मैं उनको गाइड किया, उन्होंने अपने पूरे TRC के प्रोसेस कंप्लीट किए, अपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर सेव किए और मुझे बहुत थैंक्स करते हैं। थैंक्स टू अल्लाह टू हेल्प मी टू हेल्प देम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब जी। और काशिफ साहब जो हैं ये जस्ट रिसेंटली 1 मंथ अगो टर्की आए हैं। तो कॉन्स्टेंटली मेरे चैनल पे इन्होंने सब्सक्राइब किया था और कॉन्स्टेंटली विद इन टच थे, मेरे साथ कम्युनिकेशन हमारा मैसेजेस में रहता था। और आज पहला दिन है जो मैंने इनको बाय फेस देखा है। हाँ, लाइव हमारी पहली मुलाकात है। हाँ, इससे पहले तो हमारी कोई ना मुलाकात हुई नहीं, और इवन मैंने पाकिस्तान से आने से पहले कांटेक्ट भी नहीं किया था आपको, मैंने यहाँ आके शायद कांटेक्ट किया है फर्स्ट। जी, तो मेरे चैनल से क्या बेनिफिट मिला आपको? अगर मैं बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ, अब मैं जब से मैं यहाँ टर्की आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोगों को। एक तो रेसिडेंस परमिट के मामलात में कह लें या फिर अपार्टमेंट रेंटल के मामलात में कह लें या जो भी, अगर ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी मिसगाइडेंस है। लोग सही चीज़ें क्लियरली बताते नहीं हैं और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान से नया अगर टर्की आता है कोई तो बहुत मिक्सअप रहता है वो, और उसको पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि ये कैसे होगा, और फिर शायद डराया भी बहुत ज़्यादा जाता है अगर सही बात करें तो जब रेसिडेंस परमिट की जैसे आप बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, आपके चैनल पे भी देखी, और मुझे अच्छा लगा कि आप गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को और अच्छी बात और तरीके से समझा रहे हैं कि चीज़ें जिनसे लोग एजेंट्स कह लें या दूसरे लोग कह लें कि वो डरा रहे हैं, और वैसा नहीं है कुछ भी। तो मुझे अच्छा लगा, आपकी सादगी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने क्लियरली सही वर्ड यूज़ करूँ तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने काफ़ी लोगों को गाइड करने की कोशिश की और कभी लगातार कर रहे हैं आगे भी, और अच्छी वीडियोस पे मतलब डिटेल बताते रहते हैं कि यार ये ऐसे कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि अपनी नॉलेज लोगों तक बांटना, ये एक अच्छी बात है जी। इसमें कोशिश तो मेरी यही है कि जो यहाँ लोग आ रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ जो प्रॉब्लम होता है ना वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग आपका बेनिफिट लेते हैं, आपसे बेनिफिट उठाते हैं, और एक छोटे से छोटे काम के भी एक अच्छे खासी अमाउंट आपको चार्ज कर रहे होते हैं। अगर ये हमारे पास प्रॉपरली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर नॉलेज हो, तो हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं। काशिफ साहब माशाल्लाह, काशिफ साहब अपना ज़रा प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन दें, आप क्या हैं, क्या करते हैं? ओके, मैं बेसिकली एक फिल्म मेकर हूँ। पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, साथ साथ मुख्तलिफ इंटरनेशनल TV चैनल्स के लिए मैं एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, तो TV सीरीज़, कमर्शियल्स वगैरह भी, और साथ साथ शॉर्ट मूवीज़ और फीचर फिल्म्स वगैरह जैसे हम अब रिसेंटली सिनेमाइज के लिए करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे से, वो मैं कर रहा हूँ। साथ साथ ये है कि ऑनलाइन बिजनेस है, तो यहाँ पर आसानी है ज़रा टर्की आके मुझे, क्योंकि मेरे पैसे यहाँ से नहीं आ रहे। नॉर्मली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही टर्की में ये है कि यहाँ पे अगर आप कमाने के लिए आते हैं तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी काशिफ भाई, जैसे आप फैमिली के साथ आए जस्ट 1 मंथ अगो, तो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ ये होता है कि जी आप यहाँ आते हैं तो आपका फोकस होता है कि यार मैंने फैमिली के लिए TRC अप्लाई करनी है, और इस वक्त जो हमारे हम वतन लोग हैं या हमारे पड़ोसी ममालिक के लोग हैं या हमारे हम जुबान, बेसिकली हम उर्दू बोल रहे हैं, तो इस वक्त बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, हमारे हम जबान, इंडिया से, बांग्लादेश से और भी डिफरेंट कंट्रीज से, मल्टीपल आई शुड से कि ग्लोबली लोग हमें देख रहे हैं, और जो उर्दू में हमारे व्यूवर्स हैं। तो आप 4 लोगों की आपकी फैमिली है, आप
आपकी वाइफ, 2 बच्चे। बच्चों की कितनी एज है आपकी? 3 साल और 1 साल। अच्छा, तो आप सब यहाँ आए हैं विद फैमिली, आप यहाँ आए, आपने फैमिली की टीआरसी अप्लाई की, आप यानी 4 पर्सन फैमिली की आपने टीआरसी अप्लाई की, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई? बेसिकली अगर बात करें तो मैंने तो एक अपने दोस्त थे मेरे, उनसे मैंने डिस्कशन किया था कि मुझे चाहिए और इस तरह से रेसिडेंट परमिट है, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं हुआ। नॉर्मली जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि एजेंट्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, आई थिंक वो डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं, $1000 $2000, जैसे आप भी जानते हैं ये बात। तो मुझे कोई खास नहीं हुआ। मैं रिसेंटली इनसे ये डिस्कशन कर रहा था कि अगर मैंने आई थिंक 8000 लीरा मेरे मैक्सिमम खर्च हुए, वो भी शायद उससे भी कम होते अगर मैं स्टार्टिंग का प्रोसेस भी खुद करता। बाकी आगे के प्रोसेस तो मैंने खुद ही मैनेज किए हैं सारे। तो शुरू के जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा, उसके लिए 8000 लीरा मेरे खर्च हुए, और वो भी अगर आई थिंक मैं खुद करता तो कितने 5-6 हज़ार शायद खर्च होते। नहीं, अब जैसे 4 लोगों की फैमिली है तो आपके 7000 अप्रोक्सीमेटली 7 to 8000 खर्चा होगा। हाँ, मेरा इतना नॉर्मली अभी इतना मेरा खर्चा हुआ है। 8000 टर्किश लीरा के अंदर, जो कि इस वक्त अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द करंट प्राइस, अगर हम डॉलर में कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली $7500 के अंदर, या अभी जो करंट रेट है 14 का मेरे ख्याल में चल रहा है डॉलर, और आपने 7000 लीरा में अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली है, तो इट ऑलमोस्ट कॉस्ट यू लाइक 500 to 600 के बीच में, $500 to $600 में आपने कंप्लीट 4 पर्सन की फैमिली $600 के अंदर इन्होंने पूरी फैमिली की टीआरसी प्रोसेस करवाई। और अभी रिसेंटली कितने दिन पहले आपकी टीआरसी आई है? मेरी अभी आई है, मेरा 2-4 दिन पहले मेरा कार्ड आया है, और अप्रूवल मुझे शायद इसी वीक में मिली थी, पिछले वीक में। तो बस ये था। सेकंड थिंग, हाँ थोड़ा सा महंगा हो सकता है ये $500-600, थोड़ा सा $100-200 शायद बढ़ सकता है। तो भी इन केस के अगर आपके बच्चे बड़े हैं या आपके साथ जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो बड़े हैं, तो उनकी इंश्योरेंस के पैसे लगते हैं अलग से, तो वो लगते हैं। बच्चों की शायद नहीं लगे होंगे, इसलिए वो सस्ता पड़ता है। तो ये थोड़ा सा गाइड करते हैं लोगों को। बिल्कुल। अब जैसे आप मेरी अगर कॉस्टिंग की वीडियो, मेरा लिंक आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप वो कॉस्टिंग की वीडियोस भी आप अगर देखें तो उनमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आप विद फैमिली टीआरसी अप्लाई करते हैं और आपके बच्चे अंडर 18 हैं तो हाउ मच विल इट कॉस्ट यू। तो अंडर 18 है तो आपको इंश्योरेंस नहीं लेना उनका, अगर अबव 18 है तो उनका इंश्योरेंस होगा। बट ये कि अबव 18 होने की वजह से उनको टेनेंसी एग्रीमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो टेनेंसी एग्रीमेंट में आपकी विद इन द फैमिली नहीं आ सकेंगे। वो एक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एज, क्योंकि 18 क्रॉस करने के बाद वो एक इंडिपेंडेंट काउंट हो रहे होते हैं। तो सेकंड थिंग, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जो नए लॉ आए हैं उनके बाद रेंटल एग्रीमेंट, जो नोटरी वाला रेंटल एग्रीमेंट है ना, वो इन्होंने तकरीबन लाजमी कर दिया है। तो वो जो मालिक को लेकर जाना और वहाँ नोटरी के पास खड़े होना, वो एक पूरा प्रोसेस है अलग से। सही। तो वो कैसा रहा आपका प्रोसेस नोटर से रेंटल एग्रीमेंट बनवाने का? वो मुझे 1510 लीरा का रेंटल एग्रीमेंट जो नोटर का था, उसकी 1510 लीरा की फीस आई थी मेरी, क्योंकि उसके अंदर मेरे लिए अलग बना था, मेरी वाइफ के लिए अलग बना था। और 900 लीरा ऑलमोस्ट जो मैंने फीस दी है वो ट्रांसलेटर को दी है उसके बाद। अच्छा। क्योंकि उसने वो ट्रांसलेट किए थे मेरा और मेरी वाइफ का पासपोर्ट, और पूरा जो बनाता है पूरा जो ओवरऑल जो उसका एग्रीमेंट, तो नोटर एग्रीमेंट के लिए ये 1500 और प्लस 900 लीरा मेरे ऑलमोस्ट 2400 या 2500 लीरा आप लगा लें, ये खर्चा मेरा आया है बाद में। और ये कोई एजेंट को या किसी चीज़ को, किसी दोस्त को मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने खुद जाके करवाया सारा। मालिक को साथ लेके गया, वहाँ जाके हमने पहले ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेट के बाद उसने पूरा ओवरऑल पेपर वर्क वो ट्रांसलेटर ही बना देता है सारा आपका, सिर्फ और सिर्फ वो जाकर नोटर के पास वहाँ सबमिट करता है। और फिर उसके बाद आपके मालिक को वहाँ खड़ा होना होता है, वो उसके शायद केमलिक की कॉपी लेते हैं। सही। और फिर उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आप ये घर कितने का रेंट पे दे दिया है आपने इस बंदे को। और उसके बाद फिर जैसे अगर मेरे नाम पर है और मेरी वाइफ के नाम पर है तो वो दोनों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप खड़े होके अपना फेस मास्क हटा के दिखाएं कि आप ही हैं या कोई और है।
सही। ठीक है, तो थोड़ी वेरिफिकेशन करते हैं आपसे और उसके वेरिफिकेशन के बाद फिर वो आपके नोटर करके आपको एग्रीमेंट देते हैं। सही। ठीक है। अच्छा, मैंने ये किया था कि मैंने अपने बच्चों का नाम भी उसमें एक लाइन मेंशन करवा दी थी कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं, तो उनके नाम भी मैंने दोनों मेंशन कर दिए थे उसी एग्रीमेंट के अंदर। तो उसकी कॉपीज मैंने फिर बच्चों के पासपोर्ट्स के उसमें बाद में जमा करवा दी थी साथ साथ। सही। 4 इस तरह हमारी 2 ओरिजिनल कॉपी थी और 2 आप ये कह लें कि फोटो कॉपी कलर वाली, वो हमने जमा की। सही सही। तो उसके बाद मैक्सिमम 4 या 5 दिन में अप्रूवल आ गई था। सही। मीन्स के आपने जो पहले जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे उसमें ये नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट नहीं था, और ये बाद में फिर आपको मैसेज आया था क्या? आपको किस तरह पता मैंने चला? ईमेल मैं चेक करता रहता था नॉर्मली, स्टेटस चेक कर रहा था, तो स्टेटस में मैंने चेक किया तो वहाँ पर मिसिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा था और उसमें लिखा था रेसिडेंस डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। तो मैंने फिर अपने दोस्तों वगैरह से पता किया तो वो रेंटल एग्रीमेंट का क्योंकि मेरी नॉलेज में था कि नया लॉ आया है और वो उनको ये नोटराइज एग्रीमेंट चाहिए। शायद मैंने आपसे भी पूछा था मैसेज करके जी, कि ऐसे ऐसे है ये, तो आपसे भी पूछा था मैंने। तो इस तरह मैंने 2-3 लोगों से कंफर्मेशन की। फिर उसके बाद मैंने मालिक को फ़ोन किया, ऑनर जो हमारे अपार्टमेंट ऑनर था उसको फ़ोन किया, उसको मैंने बताया भाई ये है, मुझे नोटराइज वाला वो चाहिए। तो इस तरह फिर वो हमने प्रोसेस करके फिर वो जाके जमा करवाया। सही सही। तो मीन्स के आपने नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट जो बनवाया था वो आपने 2 बनवाए थे, एक अपना एक अपनी वाइफ का ओरिजिनल वाला। हाँ, ओरिजिनल। तो वो 2 बंदों की वजह से आपको इट कॉस्ट यू लाइक 1500 पड़ा, 1500 टर्किश लीरा, और 900 शायद वो ट्रांसलेशन का भी इसलिए ही पड़ा क्योंकि हमने दोनों का करवाया। जी। तो कॉमुलेटिवली अगर हम इसको देखें तो ये एवरेज जो कॉस्ट पड़ गई 1200 से 1400 एक बंदे की कॉस्ट पड़ी, जिसमें आपकी ट्रांसलेशन, नोतर की फीस के अलावा जो ट्रांसलेटर वहां मौजूद था आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन की थी वो फीस, और फिर वो ट्रांसलेटर ने आपको एक्सप्लेन किया कि जनाब ये एग्रीमेंट जो है वो आपके नाम पे किया जा रहा है, यू आर एग्री विद द डीड और ये समथिंग। तो उन सारी चीजों के उसने पैसे मिला के कम्युलेटिवली 1500 प्लस 900 2 बंदों के उन्होंने लिए। सही सही। तो मजीद इसके अलावा अब जैसे यहाँ आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, मुझे कोई स्पेशली बात करें तो मुझे कोई खास चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़े क्योंकि ऑलरेडी मेरे काफ़ी यहाँ पे जान पहचान थी, लोग थे पहले से, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे काफ़ी दोस्त ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थी। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो भी नए लोग आते हैं यहाँ पर तो उनको रेंट पे अपार्टमेंट लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि अच्छा ये सारा प्रोसेस मैंने खुद किया इसलिए शायद मुझे ज़्यादा बेहतर आइडिया है। तो मैंने कोशिश की, मैं रह रहा था उस्मान बे में उस वक्त, और उस्मान बे के एरियाज़ में मैंने कोशिश की कि अपार्टमेंट वहाँ देख लें। 2-3 अपार्टमेंट मैंने सर्च किए, देखे, और फिर उनसे जब मैंने फाइनलाइज बात की कि हाँ मुझे अच्छे लगे, ठीक है ले लेते हैं, तो जब मैंने उनसे बोला कि हाँ ठीक है हम ले रहे हैं, तो उस टाइम वो बोल रहे हैं कि सॉरी हम जो बाहर से फॉरनर आते हैं उनको हम देते नहीं है अपार्टमेंट। अच्छा, ये सीन है। तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपार्टमेंट मैंने फाइनलाइज किए और फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपके बाहर के होने की वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम बाहर के, हम टर्किश लोगों को सिर्फ देंगे। तो ये होता है, ये प्रॉब्लम है। ज़रा जब भी आए तो कोशिश अगर अपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो पहले से शुरू कर दें आते के साथ ही, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बाद में। एग्जैक्टली। मैं भी यही बात कहता हूँ कि आप आने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए, आपके पास कंप्लीट एक माइलस्टोन डिफाइन हो, एक कंप्लीट होमवर्क हो, और इवन के ये भी बहुत अच्छा होगा कि जैसे डिफरेंट ऑनलाइन यहाँ पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे मैं कॉमनली साहिब बिन का एक रेफरेंस देता हूँ, आप साहिब बिन से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें जैसे जैसे आपकी डेट करीब आ जाए, और आप किसी से भी अपना रेंटल एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लें कि जी मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये मेरा अपना फाइनलाइज अपार्टमेंट है रेंटल, और फिर आप आए तो डायरेक्टली अपार्टमेंट में आ जाएं, या फिर आप उसको ऑलमोस्ट डन कर लें, पहला दिन दूसरा दिन आप होटल में गुजारें, देन उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएं अपने अपार्टमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन पैसे बचा सकते हैं। अच्छा है, बिल्कुल। तो इस वक्त जो आप जिस अपार्टमेंट में रेंट पे रह रहे हैं उसका रेंट कितना है? मैं रह रहा हूँ शिशली में इस वक्त, और शिशली में रेंट है इस टाइम 5000। तो ये है कि आप जिस अपार्टमेंट में रेंट पे रह रहे हैं उसका रेंट कितना है? उसका रेंट है 5000 रेंट है, लेकिन वो फ्री फर्निश्ड अपार्टमेंट है 2+1।
ठीक है। तो मुझे असल में फुली फर्निश इसलिए चाहिए था क्योंकि अभी मैं नया आया हूँ और मुझे जो है वो सारी चीज़ें ख़रीदनी नहीं थी अभी आते के साथ ही, तो इसलिए मैंने एक फुली फर्निश अपार्टमेंट की तरफ जाने का फ़ैसला किया था। सेकंड ये कि कम पैसे भी हैं, 3-3,500 4,000 में शायद मिल जाता है आराम से शिशली में, लेकिन ये है कि वो फुली फर्निश नहीं होते हैं, तो आपको फुली फर्निश अगर लेना है तो आपको महंगा मिलता है थोड़ा सा। बिल्कुल ये है। तो बाकी वो एरिया से करीब है, मेट्रो स्टेशन के करीब है, तो ज़रा हमें फैसिलिटीज़ हैं, सुपरमार्केट्स 4-5 सुपरमार्केट है हमारे मेन रोड पर, तो ज़रा इजी गोइंग है हर चीज़ों में। सही। अच्छा, अब जैसे कॉमनली एक तो लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि यार रेंट पे मकान हमें कितने का मिल रहा है, दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि मंथली एक्सपेंस कितने हैं। लाइक जैसे अभी आपको 1 महीना तो यहाँ ऑलमोस्ट हो गया है, इस 1 महीने के अंदर डेफिनेटली आपने बिल्कुल एक जीरो से अपने घर को सेटअप किया, तो जस्ट हम अगर ग्रॉसरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी कॉस्टिंग आई होगी? आपके 2 बच्चे हैं छोटे, आप हैं वाइफ, तो एक 4 लोगों की, जिसको कहते हैं कॉमनली पाकिस्तान के अंदर एक कंप्लीट फैमिली। तो एक कंप्लीट फैमिली की, बच्चे तो बहरहाल अभी आपके छोटे हैं, डेफिनेटली उनके उन बच्चों के लाइक जैसे 3 इयर्स की है तो वो तो एक चलो नॉर्मल रेगुलर छोटा जो भी उसकी फूड्स होंगे, लेकिन ये कि एक 4 लोगों की फैमिली के ऑलमोस्ट आपको क्या एक्सपेंसेस आए? अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना यहाँ पर, तो पाकिस्तान में अगर मैं एक हिसाब लगाता हूँ सिर्फ ग्रॉसरी से रिलेटेड अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो आई थिंक 50,000 मेरे खर्च हो रहे थे पाकिस्तान में भी, 50-60,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पे मैंने आइडिया लगाया कि मुझे 35 to 45 की रेंज में मेरे खर्च हुए हैं इस दफ़ा, जो इस महीने खर्च हुए हैं। अच्छा, जैसे दूध की बात कर रहे हैं, ऐसे छोटी सी एक हम बात कर लें दूध की, तो पाकिस्तान में जो दूध मिल रहा है वो आई थिंक 180 रुपये। यहाँ पे मैं ग्रॉसरी में मैंने लिया तो आई थिंक वो 7 लीरा का मुझे पड़ा 90 रुपये का, तो 1 लीटर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ी महंगी भी हैं। सही। ठीक है। अभी रिसेंटली दूध के प्राइस भी यहाँ रिवाइज हो गए हैं, जो पहले मिलते थे 8-8, 7-7 लीरा के, अब वो आजकल जो है वो 12 लीरा का यहाँ दूध का डब्बा डब्बा जो है वो महंगा है। मैं वो बॉटल की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक बॉटल जो हमारी तरफ मिलती है बेम्स वगैरह में, तो वहाँ पर वो उनका एक फिक्स प्राइस है 7 या 8 लीरा। तो थोड़ा सा अगर वो चाय के लिए थोड़ा सा दूध का चेंजेस हैं, थोड़ा सा फर्क है, तो वो जरा देख के लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो दूध इस्तेमाल होता है यहाँ भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं होता। नहीं होता, यहाँ बेसिकली गाय का दूध होता है, और यहाँ कहा जाता है कि दूध जो पीने के लिए होता है वो गाय का दूध होता है, भैंस का दूध पीने के लिए नहीं होता। तो यहाँ जितनी भी शॉप्स होती हैं हर जगह गाय का ही दूध मिलता है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। हाँ, तो 2 तरह के दूध अलग अलग हैं यहाँ पर। एक तो एक बिल्कुल लो फैट वाला है जो आपको 7 लीरा तक मिल जाता है नॉर्मली पीने के लिए, और उसके अलावा अगर आपको स्पेशली वो पाकिस्तानी चाय के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको 10 लीरा से 12 लीरा वाला जो डब्बा आता है दूध का वो लेना पड़ता है, तो उससे आप थोड़ा सेटिस्फाई होते हो कि हाँ पाकिस्तानी चाय बन जाएगी अब। सही। तो ये मामला हैं थोड़े सही। तो बाकी उसके अलावा एक जो कॉमनली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जी यहाँ जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अभी, लाइक जैसे 1 महीना आपने यहाँ गुजारा, और वैसे तो आपकी जो जॉब्स हैं, आपकी जो भी जॉब है वो मोस्टली ऑनलाइन है और बाहर से ही है। यहाँ आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो भी दोस्त हैं, कजन्स हैं, डिफरेंट लोग यहाँ आपके साथ हैं, तो उनसे भी आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा। तो इस बारे में आपकी क्या एनालिसिस है कि यहाँ जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या अर्निंग क्या हो सकती है? अच्छा, जॉब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक तो देखो प्रॉब्लम ये है कि मैं जिन इलाकों में रहकर अभी आ रहा हूँ मुख्तलिफ, जैसे उस्मान भी रहा हूँ, फिर उससे पहले मैं तकसीम के एरिया में कुछ टाइम था, फिर उसके बाद ये शिशली में, जो अलग अलग एरियाज़ में मैं रहता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ अपार्टमेंट रेंटल की ही अगर बात करूं तो वो भी अच्छा खासा है मेरे ख्याल से कम भी हम बात करें तो 3-3.5 लीरा आपको एक तो वहाँ पे अपार्टमेंट में रेंटल मिलता है। अब रेंटल मिलता है और फिर उसके बाद जॉब्स यहाँ पर एक तो है ही नहीं जो मुझे नज़र आती हैं, कोई ख़ास कोई जॉब नहीं है, और है भी तो मैक्सिमम ज़्यादा कितने मिल जाएंगे, कोई 4,000 लीरा, तो बहुत कम है।
तो आप सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर जॉब के ऊपर कोई आकर यहाँ पर आने का सोच रहा है तो मेरे ख्याल से सरवाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ऑनलाइन बिजनेस है सारा, तो मेरी सारी अर्निंग बाहर से आ रही है, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती। लेकिन जो बाकी मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा है कि क्या रेंज है, तो उनको 4,000 टू मैक्सिमम 5,000 लीराज उनकी सैलरी रेंज उनको मिल रही है। और अगर अपार्टमेंट रेंटल देंगे तो सर्वाइव करना तो बिल्कुल भी बचता नहीं है। मेरे ख्याल से अगर 3,000 अगर दे देगा अपार्टमेंट रेंट में, तो 2,000 उसके पास बचे, वो कैसे ग्रॉसरी वगैरह करेगा उससे। सही बात है। वैसे जो आपके दोस्त वगैरह यहाँ हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, क्या जॉब करते हैं वो? अलग अलग लोग हैं। ज़्यादातर देखें मेरा काम मीडिया से रिलेटेड है, तो मेरे जितने दोस्त हैं वो वीडियोग्राफर्स हैं, मीडिया इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी लिंक टू लिंक कोई ना कोई मिल जाता है, जैसे कोई लिंक में कोई मिला, जैसे कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है या कोई और कहीं जॉब कर रहा है, तो वो पूछता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं फिर भी गेन करता रहता हूँ कहीं ना कहीं से। तो वो मैंने पता किया था, तो फैक्ट्री वगैरह में भी वही 4,000 तक मिलती है जॉब लोगों को। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर रेसिडेंस परमिट आपने ली है TRC, तो उस पर तो जॉब अलाउ ही नहीं है, आप करते कैसे हो? मैंने तो यही गेम है यहाँ पर। एक तो वो एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो तो एक इलीगली आप काम कर रहे हो। TRC रेसिडेंस परमिट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो वो तो इलीगल है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट वीजा है बेसिकली एक तरह। जी। ठीक है, उसको आपने एक्सटेंशन ले ली है, तो एक तरह का तो एक प्रॉब्लम ही है। सेकंड, अगर कोई जॉब मिल भी रही है तो वो 4,000 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 ले रहा, तो अगर वो उसमें सर्वाइव करना मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बेहतर है। क्योंकि 50,000 रुपये अगर पाकिस्तानी अभी के हिसाब से हम लगाएं तो 50,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी में 50,000 तो आप नॉर्मली वैसे भी कमा लेते हो, करीम चला के या ऊबर चला के भी आप कमा लेते हो आराम से। बट ये कि जॉब अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको यहाँ जॉब करनी है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन के यू शुड हैव सम स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अगर किसी डोमेन में आपकी कोई स्किल्स हैं, कुछ एक्सपर्टीज हैं, तो टर्की एक बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। मोस्टली स्पेशली इस वक्त जो पाकिस्तान से और इंडिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड्स टर्की, उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं एनवायरनमेंट को लेके, सिक्योरिटी को लेके। जो यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आप खुद भी 1 महीना हुआ है, आपको कैसा लगा आपको यहाँ एनवायरनमेंट फॉर अ फैमिली? और कंपैरिजन वाइज भी अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से भी कंपैरिजन अगर हम कर ले, तो कम से कम यहाँ डर नहीं है। सबसे पहली बात कि आप रात के 2 बजे भी बाहर अगर फ़ोन लेके निकल रहे हो तो आपको ये डर नहीं है पीछे से कोई बाइक आएगी और आपसे फ़ोन छीन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग, फैमिली के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। रात के वक्त भी अगर आपकी वाइफ या आपकी बहन कोई भी बाहर निकलकर कोई ग्रॉसरी करना चाहती है या कुछ खरीदने जाना चाहती है या सिर्फ वॉक के लिए भी जाना चाह रही है बाहर, तो वो जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोड पे भी नॉर्मली आप अगर वॉक कर रहे हो रात को 10, 11, 12 बजे भी, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको पूछ रहा है या कोई। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये सब लोग अपनी लाइफ में लगे रहते हैं, किसी को आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुकून से आप सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल सेफ हो। हाँ, कहीं मिसहैप तो कहीं पे भी हो जाते हैं, कभी होने होते हैं, तो बिल्कुल वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन वो पूरी दुनिया में ही हो सकता है, कहीं पे भी कोई अगर कभी कोई कुछ हो रहा है तो। वैसे नॉर्मली मुझे 1 महीने में कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ फेस करने को नहीं मिली। हाँ, सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है और फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको कोई डर नहीं है यहाँ पर, कम से कम। सही, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, आपके पास एक्सपर्टीज है, अगर आप जॉब का सोच के आ रहे हैं तो एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है डेफिनेटली, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अदरवाइज यहाँ बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेस को भी देखा होगा आपने, यहाँ कुछ लर्निंग की होगी, कुछ नजर आई फाइंडिंग्स वगैरह क्या रही आपकी? बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेस की बहुत सारी वो वीडियो कॉल लंबी बात करेंगे फिर। अच्छा, तो बता दो। मैं बता देता हूँ। हाँ, बता देता हूँ। तो बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस के लिए। मैंने जो सर्च किया, लाइक मैं मीडिया से रिलेटेड पर्सन हूँ, तो मैं मीडिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और चीज़ों के ऊपर देखता रहता हूँ। तो यहाँ पर तो खैर बिजनेस रिलेटेड अगर बात करें तो बिजनेस के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो, अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल्स हैं या आप कोई अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से टर्की इज़ अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज को बहुत बूम किया जा रहा है और यहाँ टर्की में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस पर काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। प्लस ये कि
यहाँ क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती हैं। फिर टेक्नोलॉजी पे यहाँ बहुत काम हो रहा है, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ बड़ा फोकस कर सकते हैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो बाकी यहाँ आज आप मुझसे मिलने आए फाइनली, तो आज मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो खींच के ले आपको यहाँ मेरे पास? मैंने आपको बताया ना, आपकी सादगी बेसिकली जो खींच के लाई। सेकंड, जो आप अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं लोगों को, कोशिश कर रहे हैं, मेरी भी यही कोशिश होती है कि अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है ना, तो वो एक बड़ी बात है। नॉर्मली लोग करते नहीं हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग ही नहीं करते होंगे अगर बात करें तो। करना चाहिए बेसिकली। अगर एक चीज़ होती है, हम दुनिया में बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, सबसे पहले हम इंसान हैं, देन उसके बाद हम मुसलमान हैं। अगर दीन में भी ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे या आप पैसा कमा रहे हैं या फिर आप उससे दीन की कोई तरक्की कर रहे हैं या लोगों को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट करती हैं। और अगर आपकी जात से, अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने तमाम तरह हकूक आपको माफ कर दूंगा, लेकिन बंदों के हकूक माफ नहीं करूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जिससे किसी बंदे का फायदा हो, जिससे किसी का टाइम बचे या किसी को कोई राह उसके लिए आसान हो जाए, तो आपको हेल्प करनी चाहिए। एक कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले मशवरा करना चाहिए। तो मशवरा जो है ना, वो बेसिकली कहा जाता है कि अमानत होती है। अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स और एक्सपर्टीज, अगर आप किसी को गाइड कर सकते हैं, इट इज सदका जारिया। अगर किसी ने आपकी वजह से अपना पैसा बचाया, अपना वक्त बचाया या उसको एक प्रॉपर और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली, तो ये भी आपके लिए एक अर्निंग है। वो अर्निंग आपको बेशक यहां ना मिल रही हो, अल्लाह ताला उस अर्निंग का रिटर्न आपको दोनों जगह देगा, इस दुनिया में भी देगा। यहां अल्लाह ताला आपको आपके मामलात में आसानियां पैदा करेगा और इसका आपको आखिरत में भी आपको क्रेडिट देगा अल्लाह ताला। तो अगर मैं हर एक को ये कहूंगा कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई नॉलेज है किसी भी डोमेन के अंदर और आप किसी दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, तो प्लीज शेयर योर नॉलेज। बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप उनको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उनको आप दे सकें, उनको प्रोवाइड कर सकें, तो प्लीज शेयर योर नॉलेज विद अदर्स, ताकि लोगों के लिए कमाना आसान हो, लोगों के लिए सरवाइव करना आसान हो, लोग अपने पैसे बचाएं। अगर आप किसी के पैसे बचा रहे हैं तो ये भी आपकी अर्निंग है। तो मजीद आप कोई? बस यही है, टर्की बहुत अच्छा मुल्क है, आप आना चाहते हो बिल्कुल आओ, लेकिन आने से पहले अपना रिसर्च वर्क लाजमी कंप्लीट करके आए, ताकि आपको यहाँ पे कोई और तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और हर चीज़ देख लें, हर चीज़ पहले से समझ लें और फिर आएँ। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा लोग ना दूर से ना ख्वाब देख कर आते हैं, और एजेंट स्पेशली, कि ऐसे इस तरीके के ख्वाब दिखाते हैं कि बहुत सस्ता है, ये है, वो है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो लोग बहुत अपने बिजनेस, अपनी चीज़ें बेच के और मुख्तलिफ चीज़ें करके यहाँ तक आने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं, फिर यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलता है उनको। तो ये ज़रा ध्यान रखें, जब भी आएँ तो पहले अपना रिसर्च वर्क करें तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ पर आने का सोचें। और सबसे पहले अच्छी बात यह है कि अगर आप शिफ्ट भी होना चाह रहे हो तो पहले एक विजिट वीज़ा लेकर आ जाओ, इधर आकर देख लो सुकून से, आपको समझ आता है, देन फिर शिफ्ट होने का प्लान करो। एग्जैक्टली। तो आज ये काशिफ भाई हमारे पास आए हैं और माशाल्लाह काशिफ भाई मिठाई का डब्बा लेके आए हैं फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ हिज टीआरसी। और के जी सिराज भाई, आपसे हमें नॉलेज मिली, और आप मैं कॉमनली अपना नंबर शेयर नहीं करता, क्योंकि वो एक दफ़ा अगर मैं नंबर शेयर कर दूं तो फिर कॉन्स्टेंटली कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो भी बंदा यहाँ एफर्ट कर रहा होता है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर ये बात जानते हैं, उन्होंने मुझसे बात की है फ़ोन पे कॉन्स्टेंटली। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मैसेजेस के ऊपर मैं उनको गाइड किया, उन्होंने अपने पूरे टीआरसी के प्रोसेस कंप्लीट किए, अपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर सेव किए, और मुझे बहुत थैंक्स करते हैं। थैंक्स टू अल्लाह टू हेल्प मी टू हेल्प देम। और
ये अमानत है नॉलेज, और इस नॉलेज से लोगों को फ़ायदा हो जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। मैं नंबर कॉमनली शेयर नहीं करता, सिर्फ अगर जब मुझे नज़र आता है कि हाँ बंदे को नीड है, बंदे को ज़रूरत है, कोई ऐसे सिनेरियो के अंदर वो स्टक है कि नहीं मेरी कॉन्स्टेंटली गाइडेंस की उसको ज़रूरत है, तो फिर मैं इंस्टेंटली खुद नंबर शेयर करता हूँ। आपके साथ भी यही हुआ था? जी 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 जी। आपसे कॉन्स्टेंटली मैसेजेस पे बात हाँ, होती रही, हाँ, और देर हो जाती है बाद वक्त रिप्लाई करने में, लेकिन आपको हर मैसेज का रिप्लाई मिला। तो देन उसके बाद फिर मैंने खुद नंबर दिया कि यार अब आप जो भी कम्युनिकेशन करना हो आप मुझसे कर सकते हैं। तो कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा फेसबुक का पेज है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आप वैसे मेरी वीडियोस में भी कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर दूँ। मैं अगर आपको कोई पर्सनल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप मुझसे फेसबुक पे कॉल कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने पैसा बचाएं, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, रिसर्च करें। दुनिया में कहीं पे भी जाने से पहले आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। देन उसके बाद अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करें। टर्की बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सिक्योर प्लेस है, बट हर जगह के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो कीप दैट इन माइंड। अल्लाह ताला आपको के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए खैर अता फरमाए, और अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखें। काशिफ भाई, आपके साथ मिलके आज बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू कि आपने आपकी इस तशरीफ का और मिठाई का थैंक यू। और अल्लाह ताला आपके लिए यहाँ पे भी जो भी आसानियाँ हैं वो पैदा करे मज़ीद, और अल्लाह आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।